बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर। जस्टिस तारक महमूद जंगीरी उन 6 जजेस में शामिल थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा था। उस वक़्त साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा कुर्सी इंसाफ पर बैठे हुए थे। उनको ख़त लिखा गया था कि जो अदालती मामलात है उनमें क्या कुछ हो रहा है। उसके बाद एक बोंचाल आया। आज एक अक़लीती फैसला, साकिब साहब आपसे कह सकते हैं 3-2 के रेशो है, वो उसे इख्तिलाफी नोट कहा जाता है, लेकिन ये अक़लीती फैसला है। उसमें वो तमाम चीज़ें सामने रखी गई जो बंद कमरों में होता रहा, वो चीज़ें खोलकर बयान की गई हैं। और फिर जस्टिस तारक महमूद जंगीरी को सिंध हाई कोर्ट ने एक बड़ा रिलीफ भी दिया है। वो रिलीफ क्या दिया है वो आपके सामने रखेंगे। साकिब साहब, कश्मीर की सूरत हाल, आज 6 दिन हो गए कश्मीर में जो इंटरनेट है, मोबाइल है, लैंडलाइन नंबर है, वो मुकम्मल तौर पर बंद है। कश्मीरी एक कौम बनकर बाहर निकले और उन्होंने इतना मजबूत, आप कह सकते हैं, एहतजाज किया। किसी तौर पर वो उनके पाँव जो है वो उनमें लग़ज़श नहीं आई। बिल आखिर जो कश्मीरियों को ताकत के ज़रिए दबाना चाहते थे वो मेज़ पर जा बैठे और कश्मीरियों के वो तमाम मुतालबात मान लिए गए। इस वक्त वो आपके सामने रखेंगे। मुतालबात क्या है? अलामिया उसका जारी हो चुका है, वो आपके सामने रखेंगे। साकिब साहब, हम चलते हैं जस्टिस तारक महमूद जंगीरी साहब वाले मामले पर। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी अपने उस फैसले में लिखा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के में वो 6 जजेस का खत ना आता तो ये मामलात ना होते। और आज जस्टिस नईम अख्तर खान और जस्टिस शकील अहमद ने भी ये बात की है। और उधर सिंध हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिला है। ये सारा कुछ बोंचाल आया, अभी तक ये बोंचाल चल रहा है। ये किसी करवट बैठ क्यों नहीं रहा? एक तो जस्टिस जंगीरी के केस की अगर हम बात करें कि सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। आज सिंध हाई कोर्ट में जो रजिस्ट्रार थे जामिया कराची के, वो पेश हुए और उनसे अदालत ने पूछा कि आप जवाब जमा आपने नहीं करवाया अभी। तो उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन पहले ही नोटिस मौसूल हुआ है। तो इसमें सवाल तो ये भी बनता है कि कराची यूनिवर्सिटी जो जामिया कराची है उसने इससे कबल जो डॉक्टर रियाज थे, जो सिंडिकेट के मेंबर थे सिंध हाई कोर्ट में, वहां पे जवाब जमा करा चुके थे। कौन सा नया जवाब, नई चीज, नई कोई इख्तरा आपने निकालनी है? जिनकी वीडियो भी सामने आई थी। तो जी बिल्कुल, जिन्होंने जब वो इंटरव्यू दिया था मतीउर जान साहब को, तो इख्तलाफ भी किया था इस मामले में, बल्कि लापता अगवा पता नहीं पुलिस उठा के ले गई थी अचानक। वो 2 दिन पहले भी आपने इंटरव्यू किया होगा, वो सारी चीजें आप। तो कहने का मकसद ये है कि जामिया कराची ने जवाब नहीं दिया। जब उनसे पूछा गया कि आपने एक बंदे की पूरी जो जिंदगी है उसकी जमा पूंजी जो है, उसका जाहिर सी बात है जमा पूंजी होती है ना, कि आपकी क्रेडिबिलिटी है, वो सारा कुछ स्टेक पे हो, तो उसका फैसला करते हुए आपने उनको नोटिस किया। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो अभी रजिस्ट्रार बना हूं। तो मेरे लिए ये हैरान कौन था कि एक मेजर जो इसमें पॉइंट था, पहले दिन से इस पर डिस्कशन हो रही है कि जिस बंदे की डिग्री को छेड़छाड़ आपने करना है वो आम बंदा नहीं है, वो हाई कोर्ट का जज है। और उसकी डिग्री को उठा के आपने बाहर फेंका। और अब रजिस्ट्रार साहब को सिर्फ इतना भी नहीं पता कि नोटिस हमने करना था या नहीं किया, या क्या कहते हैं मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो नया आया हूँ। तो ये हद थी। फिर जो जज है इकबाल कलोड़ो, उन्होंने इस पे बात भी की और उन्होंने ये कहा कि आप ये कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो एक्स पार्टी होता है कि बगैर दूसरी तरफ के सुने बगैर इस किस्म के अदालती फैसले जो है वो नहीं कायम नहीं रह सकते। अदालती फैसलों की कोई हैसियत नहीं होती। क्या पता इकबाल कलोड़ो की डिग्री जाली निकला है। मतलब वो ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। वो जो भी बोलता है, जो भी जो है वो कुछ लिखता है, फिर उसके पीछे जो है वो कुछ ना कुछ चीजें इस किस्म की निकल आती हैं, किसी के रेफरेंस दायर हो जाता है। तो जस्टिस जहांगीरी का फिर उन्होंने वो जो डिग्री मनसूखी वाला मामला था, उस ऑर्डर को उन्होंने सस्पेंड किया है। और सस्पेंड करके फिर अब इनको कराची यूनिवर्सिटी को भी, जामिया कराची को भी और बाकी जो इसमें रेस्पोंडेंट्स हैं उनको कहा है कि आप अपने अब जवाब जो है वो जमा करवाएं सिंध हाई कोर्ट में। अब आइंदा वक्त लिया है। जी वक्त लिया है और आइंदा तारीख पड़ेगी तो फर्दर। लेकिन एक राजा साहब, एक चीज जो मुझे लग रहा है, अगरचे बाइंडिंग नहीं है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर कि वो सिंध हाई कोर्ट की क्या कार्रवाई चल रही है, कराची यूनिवर्सिटी में क्या कार्रवाई चल रही है, बाइंडिंग नहीं है। लेकिन एक तासुर था कि शायद कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री मनसूखी वाला मामला फील्ड में हो जी, तो फिर एक ऑकवर्ड सी पोजीशन है कि जज अदालत भी लगा रहा है, तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हो सकता है कुछ और सोचती। तो मेरा ख्याल ये है कि कम से कम अब 18 को जो
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 18 अक्टूबर को होने जा रहा है 18 अक्टूबर को। उसमें फिर इंडिपेंडेंट उन्होंने सोचना है, वो बाइंडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी अब एक नई सिचुएशन उसमें जस्टिस सरफराज डोगर साहब नहीं बैठेंगे जी, उसमें जस्टिस रोजी खान बड़ीच बैठेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान हाईकोर्ट के, क्योंकि जस्टिस सरफराज डोगर साहब अपना माइंड पहले ही अप्लाई कर चुके हैं, बता चुके हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने कहा मैंने बैठना है, तो फिर नहीं, वो तो आपको पता है कि जैसे सरदार तारक मसूद साहब के खिलाफ यहाँ पर रिसेंटली उसके एग्जांपल मौजूद है, उनके खिलाफ जब वो आई शिकायत तो उठ के उन्होंने कहा मेरे खिलाफ मैं तो नहीं बैठूंगा। उधर तो जैसे सरफराज डोगर साहब ने अपने उस ब्रदर जज को रोक दिया था जिसके खिलाफ। हाँ, ये भी आप ठीक कहते हैं, ये वो बात धर्मी करे तो फिर तो कोई पता नहीं है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एक आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इख्तिलाफी नोट नहीं बल्कि कृति फैसला उसे आप कह सकते हैं, बड़ा वो उस खत का भी बड़ा शद्दोमत के साथ जिक्र किया गया। अच्छा चीफ जस्टिस जस्टिस यहिया खान अफरीदी का कोई मतलब आप कह सकते हैं कि उन्हें चीजों का पता था और वो कुछ और बयान करते रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद, उन्होंने ये लिखा है, 40 सफ़े उन्होंने लिखे हैं जी, बहुत कुछ रिकॉर्ड पे रखे हैं और बहुत लोगों को एक्सपोज भी कर गए हैं और कुछ को तो मेरा ख्याल है झूठा भी साबित किया है। शेर उन्होंने लिखे थे, शेर पहले उनके मुख्तसर फैसले में थे, लेकिन आज फिर इसमें भी वो फैसला मौजूद है, तो शेर हम अपने देखने वालों को सुना देते हैं कि वो दाग दिलवी का ये शेर है कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं जी, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। तो ये शेर लिखा है इन्होंने। एक और शेर भी कलीम आजिज का लिखा है। तो इसमें बुनियादी तौर पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ जो कुछ हो रहा था, एक तो उन्होंने 25 मार्च को जो 6 जजेस का खत है वो लिखा है जी बिल्कुल। फिर लेकिन 25 मार्च से पहले बहुत कुछ हो रहा था जो रिपोर्ट नहीं हो रहा था मीडिया पे, वो मई 2023 है, उसमें भी एक खत लिखा गया था जो उस वक्त के चीफ जस्टिस जो आमिर फारूक साहब को मुदाखलत का उसमें जिक्र किया गया था, मुदाखलत हो रही है, इसको रोकने के हवाले से कुछ ना कुछ करें। तो उन्होंने कहा था मेरी बात हो गई है, मेरी बात हो गई है। तो वो उन्होंने पूरा एक साल डेढ़ जो कुछ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चलता रहा, तो इसका जिक्र इसमें जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान है उन्होंने पूरा उसका जिक्र इसमें किया है। लेकिन इसमें उन्होंने एक तो आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको कदरे एक्सपोज किया है। वो किस तरह एक्सपोज किया है? वो ये कहते हैं कि 17 जनवरी को एक इजलास होता है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस को भी तैनात किया जाता है और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए इस्लामाबाद के लिए 28 या 30 से ज्यादा जो है वो नॉमिनी थे। तो उन्होंने कहा कि आमिर फारूक साहब से पूछा जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि बताएं जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग हैं, किस जो एक्सपर्टीज के जजेस मौजूद हैं और किस एक्सपर्टीज के जो जजेस चाहिए। तो उन्होंने बताया 17,000 केस पेंडिंग हैं, हमें सिविल और क्रिमिनल लॉ एक्सपर्ट्स जो जजेस हैं वो चाहिए। तो उन्होंने कहा जी मैंने इसके लिए 3 नॉमिनी जो रखे हैं, नॉमिनेशंस दी हैं। एक राजा जवाद अब्बास जो जज हैं स्पेशल कोर्ट के, आजम खान, और तीसरे उन्होंने कहा कि शाहरुख खान। 3 जजेस उन्होंने कहा कि खुद जो वो जस्टिस मंसूर अली शाह जब पूछा तो उन्होंने बताया कि मैंने भेजे। नईम अख्तर अफगान साहब लिखते हैं कि राजा जवाद अब्बास साहब पे पहले वोटिंग होती है, 7 वोट पड़ते हैं, आमिर फारूक साहब वोट नहीं देते, खुद ही नॉमिनेट किया से वोट नहीं देते और अपने ही लोअर जुडिशरी के वोट नहीं देते। तो दूसरी दफा फिर उन पे वोट होती है, 7 वोट पड़ते हैं, आमिर फारूक साहब उनको वोट नहीं देते। तो ये उन्होंने एक्सपोज किया है। फिर एक और दफा एक और पॉइंट से एक्सपोज किया, वो ये कहते हैं कि राजा जवाद अब्बास बलूचिस्तान की जो जुडिशरी से आए थे, मतलब बलूचिस्तान के कोटे पे उनको आप जज बना सकते थे। फिर एक अदनान बिशारत नाम के एक सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उन्होंने कहा ये 2 लोग थे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती का मामला जुडिशल कमीशन में था। तो जो अदनान बिशारत हैं उनको पहले दफा जब वोटिंग हुई तो 2 वोट पड़े, दूसरी दफा वोटिंग हुई तो 2 वोट पड़े। उन्होंने कहा कि ये बलूचिस्तान के जज जो है वो 17 जनवरी को आपने लगाए नहीं है, फिर 28 जनवरी को आपने कहा जी बलूचिस्तान से भी लेना है, हमने सिंध से भी लेना है, लाहौर से भी लेना है। तो उन्होंने इस लिहाज से हुकूमत को एक्सपोज किया है, जुडिशल कमीशन को एक्सपोज किया है, आजम नजीर तारड़ को एक्सपोज किया है, अटॉर्नी जनरल को एक्सपोज किया है कि वो अटॉर्नी जनरल जो 28 जनवरी के उस फैसले को डिफेंड कर रहा है
वो 17 जनवरी को वोट नहीं दे रहा बलूचिस्तान के जज को, वो जस्टिस मोहम्मद आसिफ को उठा के लिए। तो ये उन्होंने इनको एक्सपोज किया है। फिर एक और बात इन्होंने की है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के हवाले से। उन्होंने कहा कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब 3 पॉइंट्स उन्होंने कहा कि सीनियरिटी जो है वो क्या होगी, हलफ वो लेंगे या नहीं लेंगे, और तीसरी बात ये ट्रांसफर जजेस जो है वो मुस्तकिल होंगे या आर्जी। इन तीनों के हवाले से चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नहीं बताया गया। तो उन्होंने कहा कि इनको अंधेरे में रखा, उनकी कंसर्ट के बगैर, मतलब हुकूमत ने 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अंधेरे में रखा। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जाहिर सी बात है, बच्चे हैं, उनको तो दुनिया का पता ही नहीं है, वो तो मतलब उनको देखे हुकूमत ने अंधेरे में रख लिया। ऐसा अंदाजा लगाए आप अंदाजा लगाएं आप कि एक पूरे सूबे की हाई कोर्ट, मतलब पंजाब की लाहौर हाई कोर्ट वो चला रही हैं, सिंध की सिंध वाले चला रहे हैं, इस्लामाबाद की हाई कोर्ट इस्लामाबाद वाले चला रहे हैं, बलूचिस्तान की हाई कोर्ट बलूचिस्तान वाले चला रहे हैं, और यहाँ पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान चला रहे हैं। तो उन्हें पता ही नहीं, अंधेरे में रखा गया, उन्हें पता ही नहीं इस बात का कि यहाँ ला रहे हैं जज, ला रहे हैं, और उनकी सीनियरिटी ये होगी, उनको हलफ नहीं लेना पड़ेगा, वो मुस्तकिल होंगे जी। तो फिर फड्डा ये हुआ कि यहाँ तो चीफ जस्टिस साहब ने फिर उन्होंने ये भी लिखा है कि 28 जनवरी से 1 फरवरी तक 5 दिनों में ये सारा प्रोसेस उन्होंने मुकम्मल कर उधेड़ के रख दिया, सारा प्रोसेस। मतलब चीफ जो एक मैं बताऊं, जस्टिस सरफराज डोगर साहब को लॉ मिनिस्ट्री मतलब इस्लामाबाद से एक खत लिखती है, और उस खत पे उनको कहती है कि आपकी कंसेंट चाहिए। तो आप अंदाजा लगाएं, यहाँ से खत जाता है, जाहिर सी बात है लाहौर होंगे या जहाँ पे भी, लाहौर वहाँ खत जाता है, वो वापस भेजते हैं सेम डे। क्या ही बात है जी, यहाँ से लाहौर खत जाता है जी सेम डे, और हम अगर भेजे तो वो खत 24 घंटे में डिलीवर होता है, लेकिन उनका सेम डे वापस आता है। तो इस तरह बहुत कुछ हुआ। 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी उनका सारा प्रोसेस मुकम्मल किया। अफरीदी साहब एक सवाल पैदा होता है साकिब बशीर साहब, मैं इस बात पर बड़ा हैरान हूँ, जिस तरह आपने कहा कि अंधेरे में रखा गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहाँ हमें बताते हैं, जब IMF वाला वफ्द आता है, उसके बाद मीटिंग होती है, उसमें स्लेटी की भी बातें होती है, सारा कुछ होता है। तो ये क्या सारी सिचुएशन थी? और फिर जो यहाँ से सदर पाकिस्तान, जिस तरह इन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान ने जो कुछ किया वो गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर क्या बहुत जल्दी में किया गया, तो ये पर यहाँ पर तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान कुछ और बताते रहे हमें। बस जो मुझे लगता है बज़ाहिर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ज़ाहिरन कुछ और हैं और अंदर खाने वो कुछ और हैं। उनके जो एक्ट्स हैं, उनका जो कुछ वो करते आ रहे हैं, उससे ये जो है वो नजर आ रहा है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के। फिर 10 फरवरी को क्या हुआ? 10 फरवरी से पहले आपको पता है जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी लेटर लिखा कि ये इजलास मुलतवी कर दें, मौखर कर दें आमिर फारूक की हद तक। तो उसमें याह्या अफरीदी साहब ने कहा जी मेरी राय ये है कि सीनियरिटी बॉटम से होगी, ये आर्जी ट्रांसफर ही होगी, ये वो। वहीं पे अटॉर्नी जनरल ने उनको जवाब दिया ये ट्रांसफर भी मुस्तकिल है, सीनियरिटी भी टॉप पे है, और हलफ भी इनको जो नहीं लेना पड़ेगा। तो याह्या अफरीदी साहब पे देखते ये बात दुरुस्त है, जैसे याह्या अफरीदी ने हमें भी बताया था उस प्रेस जो हमें IMF वफ्द के बाद, उन्होंने कहा जी कि ये जस्टिस जो डोगर साहब है, सरदार डोगर साहब, ये तो किसी मामले में नहीं आते, ये तो बिल्कुल जूनियर। अच्छा, फिर वो बाजार, जैसा साकिब साहब कह रहे हैं कि वो बाजार कुछ करते हैं, अंदर खाने में कुछ होते हैं, यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें वो हम यहाँ बयान नहीं कर सकते, वो सारी कहानी के क्या क्या उसमें मामला है, क्या क्या जिस तरह भी हुआ। अभी जिस तरह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अब ये भी तो देखें सतम ज़रीफ़ी जी, साकिब साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने भी खत का जिक्र किया अपने फैसले में कि जी वो, और आज जस्टिस नईम अख्तर खान साहब ने भी खत का जिक्र किया कि अगर ये हो जाता तो वो ये तबादले वगैरह ना होते, वो तो कालीन के नीचे ही पड़ा हुआ है। जैसे याह्या खान अफरीदी को चीफ जस्टिस बने हुए साल हो गया, वो खत कहाँ गया, कोई पता नहीं उस खत का कोई पता नहीं, ना वो कोई टेकअप हुआ, ना उसकी समाअत हुई, ना कुछ। ये मामला इसमें एक बात उन्होंने वे भी की कि उन्होंने बदनीति पर मबनी करार दिया, उनका पब्लिक इंटरेस्ट नहीं था ये, और उन्होंने कहा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को जो है वो चीफ जस्टिस बनने से रोकने, और जो यहाँ की जुडिशरी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पर काबू पाने के लिए वो आजाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया उसमें, आजाद जुडिशरी को काबू करने के लिए जल्दबाजी में सारा कुछ किया गया, और जिस तरह किया गया उसमें इवन ये सदर पाकिस्तान ने जो नोटिफिकेशन किया था उसे भी गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया गया, क्योंकि जैसे नईम अख्तर खान कहते हैं कि वो आइन से बालातर है सारा,
आइन के प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, ये उनका कहना था। आगे बढ़ते हैं जी। साकिब साहब, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, वहां पर जो लोग मुतअद्दिद शहीद हुए, किसने शहीद किए? आरिफ उर्फी साहब 20 साल से जियो के साथ वो वहां से नुमाइंदा है, उनके साथ काम कर रहे हैं बतौर जियो रिपोर्टर। मैं उनकी एक वीडियो सुनाता हूं आपको कि जो उन्होंने एजाज सैयद साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि वहां पर जो कुछ हुआ, क्योंकि वो मुजफ्फराबाद है, फील्ड में है, उनकी वीडियो मैंने सुने कि उन्होंने क्या कहा कि उन लोगों को किसने गोलियां मारी। ये सुने, फिर आगे बढ़ते हैं, उस पर बात करेंगे। तो सर, अब तक जो, चूंकि मैं खुद फील्ड में हूं, तो जो पुलिस ने किसी भी सूरत में पुलिस के ऊपर जो आवाम की तरफ से फायर नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है, हमने देखा है कि जो यहाँ से हमारी इस्लामाबाद से पुलिस गई है या FC जो गई है, उसका मकामी पुलिस के साथ बहुत ज्यादा तलखियां हुई हैं, झगड़े हुए हैं कि क्योंकि मकामी पुलिस लोगों के ऊपर फायर खोलने के हक में नहीं थी। और लगता ऐसा था कि वहां पे जो पुलिस आई है, पंजाब की पुलिस है या नीली वर्दी वाले, हम उतना ज्यादा नहीं पहचानते उनको, इस्लामाबाद की पुलिस है या FC है, तो वो जो लोग हैं वो लगता है कि आजाद कश्मीर के जो वहां के जो मजिस्ट्रेट हैं, जो चूंकि मजिस्ट्रेट के हुक्म से फायर होता है, उस मजिस्ट्रेट के ताबे नहीं थे, उनको कोई और हुक्म दे रहा था। और हम लोग इसको मजाक में ये कहा करते हैं कि ये है तो हमारी हिफाजत की आई हुई पुलिस है, लेकिन ये हमारे नहीं, किसी और के हुक्म से आई है और किसी और के हुक्म से अमल कर रही है। तो वो उनके दरमियान में क्लैशेस हुए हैं। और अभी तक जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, उनका ये भी मुतालबा है कि जो पुलिस वाले जिनको गोलियां लगी हैं, तो उनका पोस्टमार्टम किया जाए और गैर जानिबदार, यानी पुलिस वाले उसका पोस्टमार्टम ना करें, कि गैर जानिबदार पार्टी उसकी पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट दे कि वो जो उनको गोलियां लगी हैं वो किसकी गन से शायद जो है ना वो फायर हुई हैं, और उसका फॉरेंसिक किया जाए कि वो जो गोलियां और कौन सी गन की थी और क्या उस गन से वो गोलियां चली हैं या नहीं चली। उसके बाद वो उन्होंने कहा कि उसको बाकायदा मुकदमा किया जाए। ये साकिब साहब, आरिफ उर्फी साहब ने आजाद सैयद साहब को इंटरव्यू देते हुए ये बात कि जियो के साथ वो पिछले 20 से 25 साल से वो मुजफ्फराबाद से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि अच्छा, साकिब साहब आपको बताते हैं बतौर कश्मीरी, मैं कश्मीरी हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि कश्मीर जो पुलिस है वो किसी पर फायरिंग करती है, किसी को पकड़ती है या जो कुछ भी होता है, वो मजिस्ट्रेट की इजाजत के बगैर कश्मीर की पुलिस कुछ नहीं कर सकती। जब मजिस्ट्रेट कहता है, आरिफ उर्फी साहब यही बता रहे हैं, जब मजिस्ट्रेट कहता है तो उसके बाद वो फायर करते हैं। अच्छा, वो डायरेक्ट फायर नहीं मारते, वो कहीं टांगों पर, कहीं आगे पीछे, कि चले वो डर जाए, बंदा जख्मी हो जाए, उसके बाद ही सारा अमल होता है। लेकिन आरिफ उर्फी साहब बता रहे हैं कि जब वो नीली वर्दी वाले कहते हैं कि जी वो हमें पता नहीं है कि वो इस्लामाबाद पुलिस है या किसी और कोई मामला है या कुछ और बात है, वो ये कह रहे हैं कि जब ये पंजाब पुलिस और ये गए वहां पर कश्मीर में, तो इनकी वहां पर जो आजाद कश्मीर पुलिस थी उनके साथ क्लैशेस पैदा हुए। क्लैशेस किस बात के थे कि आजाद कश्मीर पुलिस ज़ाहिर मजिस्ट्रेट के ताबे है और ये मजिस्ट्रेट के ताबे नहीं थे वहां जाकर। और फिर उसके बाद इनका कहना है बतौर के वहां पर गोलियां जो चली हैं वो शायद इनके ये किसी और के हुक्म के ताबे थे और इनकी तरफ से वहां गोलियां चली हैं। और अवामी एक्शन कमेटी ने जो अपने मुतालबात रखे थे उनके सामने, अच्छा एक बड़ी दिलचस्प बात है साकिब साहब, लोग ये कहते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी का जो हुकूमत गिराने के हवाले से, अवामी एक्शन कमेटी का हुकूमत गिराने के हवाले से मुतालबा बिल्कुल नहीं था, उनकी मांग ही नहीं थी कश्मीर के, आजाद कश्मीर की हुकूमत को गिराया जाए। हुकूमत वैसे ही गिर जाएगी, हुकूमत वैसे गिर जाएगी, उनका किसी सूरत ये मांग नहीं थी। अगर मांग होती तो जिस दिन वहां पर वो जनाजे पड़ेंगे, कश्मीरी जो शहीद हुए थे उनके, तो वहां पर लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे, पार्लियामेंट सामने थी। वो वहां जब पर 2, 4, 5, 10 हज़ार लोग चले जाते तो कौन था उनको रोकने वाला? कोई नहीं था। उनकी ये मांग नहीं थी, उनकी और मांगे थी। और बिलाखिर जो ये चाहते थे कि जी कश्मीरियों को हम ताकत के जरिए दबाएंगे, बल्कि कुछ हमारे हल्के कश्मीरी जो एहतजाज कर रहे थे उन्हें मुफ्ती बानी से भी तशवीर दी गई। ये कहा गया जी कि इनको हम ताकत से दबाएंगे। तो वो मुलाकात की मेज और कश्मीरियों के ऑलमोस्ट तमाम मुतालबात जो है वो माने जा चुके हैं, उसका अलामिया भी जारी हो जाएगा। एक बात जो है वो साकिब साहब, ये जो कश्मीर एक्शन कमेटी है ना, लोग कहते हैं यहाँ पर भी एक कल झूठ बोला गया। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि वजीर ममलकत वो स्टेट मिनिस्टर तलाल चौधरी साहब, उन्होंने झूठ बोला जी। उन्होंने क्या झूठ बोला? आपको पता है कि इस्लामाबाद जो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद है उसके अंदर घुसकर लोगों को मारा गया, साफियों को मारा गया। उन्होंने झूठ बोला जी कि वहां अवामी एक्शन कमेटी का जनरल सेक्रेटरी था।
अवामी एक्शन कमेटी का ना कोई सदर है, ना कोई वाइस चेयरमैन है, ना चेयरमैन है, ना जनरल सेक्रेटरी है। उनका इस तरह का स्ट्रक्चर ही नहीं है। साकब साहब उन्होंने वो यूनियन काउंसिल लेवल से वो उसका स्ट्रक्चर खड़ा किया है, फिर वो तहसील सतह पर जाता है, फिर वो जिला सतह पर जाता है, और फिर पूरे कश्मीर में उस टोटल उस कमेटी के अवामी एक्शन कमेटी के 22 कोर मेंबरान है, 32 है, और किसी को कोई इख्तियार के हवाले से कोई नहीं है जी ये फलाना है, ये फलाना, इसके पास इख्तियार ज्यादा है। नहीं, इख्तियार सबके बराबर है। होता ये है कि अगर आप कोटली के हैं ना, या मैं कोटली का हूँ, मैं मेंबर हूँ, वहां पर मेरा कोई मसला पैदा हो गया, तो मैं जनाब इस अवामी एक्शन कमेटी के सामने रखूंगा। अवामी एक्शन कमेटी ये करेगी कि हुकूमत के सामने मामला रखेगी, हल हो गया तो ठीक, नहीं तो बाकी जो 32 से 31 लोग हैं मेंबरान, वो उस कोटली वाले मेंबर के पुश पर खड़े हो जाएंगे, और सारा फिर वो मामला इस तरह। ये सरीहन यहाँ पर कल झूठ बोला गया तलाल चौधरी साहब की तरफ से। ये वो लोग एहतजाज कर रहे थे यहाँ पर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर। आज 6 दिन हो गए साकब साहब, आज़ाद कश्मीर का नेट बंद हुए, आज़ाद कश्मीर के मोबाइल बंद हुए, लैंडलाइन सारे बंद हुए। ये वो लोग एहतजाज कर रहे थे जो अपने प्यारों से बात नहीं कर रहे थे, जो उनकी खैरोफियत उनको नहीं मालूम हो रही थी। मुझे सर 6 दिन हो गए साकब साहब अपनी माँ से बात की हुए। सोहेल रशीद साहब के वालिद साहब की टांग का फ्रैक्चर हो गया, उनके वालिद साहब का वहां पर कोई मामला हुआ, उन्हें पता नहीं है जनाब के उनके वालिद साहब का ऑपरेशन हुआ, किस हालत में है, किस में नहीं है। ये लोग बाहर थे, जो उसमें रेडी वाले भी थे, उसमें मुलाजमत करने वाले भी थे, उसमें वकला भी थे, हर तबका फिक्र था, और वहां पर जाकर झूठ बोला गया जी कि अवामी एक्शन कमेटी के राजा साहब, मैं तो सिर्फ 2 बातें करूंगा। एक तो कश्मीर में जो शहादतें हुई, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट, और मैं ये समझता हूँ कि ये वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों का असर, गलत फैसलों का असर। पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि ये फैसला किसने किया कि वहाँ जाकर ये कुछ ऐसा होगा। दूसरा, इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए कि अगर कोई वहाँ मासूम शहरी गोलियों का निशाना बने हैं या पुलिस वाले बने हैं, तो ये गोलियां कहाँ से आई, किसने ऑर्डर किया। डेफिनेटली किसी ने ऑर्डर किया होगा, क्यों ऑर्डर किया, और उनको कटहरे में लाया जाए। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ ये एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड है कि जब भी इस किस्म की कोई तहरीक, इवन पाकिस्तान में भी शुरू हो, कोई सोशल मीडिया एक्टिविटी शुरू हो जाए, तो फौरी तौर पर एक मखसूस एक प्रोपेगेंडा ब्रिगेड के जरिए ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये राह से मिल गए हैं, ये भारत से फंडिंग आ रही है। मेरा ये ख्याल है कि सबसे जो खौफनाक चीज़ है कि आप जब ये इल्ज़ामात लगाते हैं, मतलब यही अवामी एक्शन कमेटी जो है वहाँ पे, मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा काम कर रही है, अवामी मसाइल सामने ला रही है, और ख़ुद स्पेस क्रिएट इन्होंने करवाई है। जो फैसला साज पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो वहाँ की जितनी भी सियासी जमातें थी, उनको जिस तरह इस्तेमाल किया गया बुरे तरीके से, जिसमें अवाम की फलाह का कोई काम नहीं था, तो जब ये स्पेस बनी तो उसमें अवामी एक्शन कमेटी और ये लोग आ गए, और उनको ये कहना कि वो गद्दार है, उनको ये कहना कि वो किसी राह के साथ मिल गए हैं, उनको ये कहना कि वो भारतीय एजेंडे पे हैं या भारतीय फंडिंग पे चल रहे हैं। तो मैं ये सवाल पूछता हूँ उन मिनिस्टर से, उन राणा सनाउल्लाह साहब से, तारिक फजल चौधरी से, या दूसरे तीसरों से, अब किनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं? मतलब ये बचगाना किस्म की और ये फजूल किस्म के इल्ज़ामात लगाना छोड़ दें। वो दौर बहुत पुराना था जब इस किस्म के इल्ज़ामात आप लगाते थे, लोग मान भी लेते थे। वो लोग बारहा जब कह चुके हैं कि हम पुरअमन हैं, वो बारहा कह चुके हैं कि भारत की तसल्लुत को हम नहीं मानते जी। जब वो बारहा ये सारी चीजें कह चुके हैं, तो आप क्यों जो है वो उनको उस तरफ जो है वो धकेलना चाह रहे हैं? साकब साहब अवामी एक्शन कमेटी के जो मुजफ्फराबाद से मेंबर हैं, शौकत नवाज मीर, वो मुतअद्दिद बार, आज भी उनका वीडियो क्लिप आया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमारे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत कुछ किया है हमारे लिए, हम उसकी कदर करते हैं पाकिस्तान की, हमारे लिए वो हमारा घर है। लेकिन जिस तरह ये किया जा रहा है, जिस तरह आपने एक सोशल मीडिया ब्रिगेड का नाम लिया, मैं हैरान इस बात पर हूँ साकब साहब के, यहाँ पर एक ट्वीट हो रहा था वायरल 2-3 दिन से, वो खास किस्म का एक हुकूमती नमाज आप साफी कह सकते हैं, उन्हें ट्वीट किया जी कि रवलाकोट के लोगों ने हिंदुस्तान से नेट लेकर ट्वीट करते रहे। मुझे ये बताएं जी कि रवलाकोट के लोग, या आप मुजफ्फराबाद के लोग, या डडियाल मीरपुर के लोग वहां से जो कुछ होता रहा वो दानगली आकर ये कर सही तरह साथ लगता है, यहाँ आकर वो सोशल मीडिया पर एक्टिविटी करते रहे। मीरपुर के लोग दीना जाते रहे, मुजफ्फराबाद के लोग ऊपर लोहार गली जाते रहे, या पीछे मनसेरा है वहां जाते रहे।
वो उस मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के जितने इलाके जिस के साथ करीब लगते हैं, वो वहां जाते हैं। आपका जुल्म हमारे मीरपुर के साथ लगता है यार, कमाल है। वो वहां जाकर वो सारा कुछ करते रहे, तो ये कह रहे हैं जी कि हिंदुस्तान से हम लेते रहे जी नेट, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इस किस्म के इल्जामात नहीं लगने चाहिए। ऐसा ही है। खास तौर पर लोग और मीडिया, मैं समझता हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया इस किस्म की जब एक्टिविटीज, पब्लिक रैलीज, पब्लिक जो सेंटीमेंट है उसके अगेंस्ट आप करते हैं, तो ये इररेलेवेंट हो जाता है। तो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया मेरे ख्याल में इस मामले में इररेलेवेंट है। सोशल मीडिया के दौर में चीजें रुकती नहीं है साकिब साहब, जब बहुत ज्यादा होता है तो फिर मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसको कहता है जी कि जैसे कि सोशल मीडिया पर चल रहा है। बहरहाल नाज़रीन, ये थी लेटेस्ट अपडेट जो मैंने और साकिब साहब ने आपके सामने रखी है। हमें दी इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।